नमस्कार बच्चों, आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो एनसीईआरटी नए सिलेबस की कक्षा 10 की हम प्रश्नमाला 6 कर रहे हैं। तो प्रश्नमाला 6 का 6.1 जो है अभ्यास हमने कल कर लिया था। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट उससे आगे की प्रमेय पर। एक्सरसाइज 6.2 शुरू करने से पहले हमें प्रमेय 6.1 और 6.2 को बहुत भली भांति से समझना होगा। अगर आप ये दोनों प्रमेय बहुत अच्छी तरीके से सीख लेते हैं और इनके अनुप्रयोग सीख लेते हैं तो आपको 6.2 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपको जो है वो कोशिश करूँगा कि ये दो प्रमेय बहुत अच्छी तरीके से एकदम क्लियर कराऊँगा और इनको 2 वीडियो में अपने दोनों प्रमेयों को पूरी करेंगे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे 6.2 को शुरू करेंगे। तो आप बिल्कुल इन प्रमेयों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। तो ये प्रमेय क्या कहती है ये अपने देखते हैं पहले। तो सबसे पहले बच्चों महत्वपूर्ण होता है प्रमेय का कथन। तो ये जो प्रमेय का कथन यहाँ पर दिया गया है तो इसमें ये कहा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो मैं आपको साथ साथ ये जो यहाँ पर कथन का है उसको यहाँ पर बताता हूँ कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक त्रिभुज है आपके पास ABC, जो बड़ा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। इसकी एक भुजा जो ये हमें यहाँ पर BC भुजा ले लेते हैं ये जो है, तो BC के समांतर है DE। ये कहा ना कि BC के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले। तो देखो एक भुजा तो ये हो गई जिसके ये समांतर है और बाकी 2 भुजाएं देखो बच गई, एक AB बच गई और एक बच गई AC। तो इन दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर देखो ये DE जो रेखाखंड है वो AB को कहाँ काटता है, D पर काटता है और AC को कहाँ पर काटता है, E पर काटता है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यानी इस प्रकार का एक रेखाखंड खींचा जाए या एक ऐसी रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो देखो अन्य 2 भुजाएं ना AB और AC, इसके 2 खंड बन गए प्रत्येक के द्वारा। देखो जैसे आप ये D बिंदु जब AB पर आता है तो एक खंड बन गया AD और एक बन गया DB। इसी प्रकार से E के द्वारा AC के 2 खंड बन गए AE और EC। तो बस आपको यही बात समझना है कि ये जो 2 खंड बने इनका अनुपात समान होगा। यानी AD बटे DB, यानी AD और DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको पहले से यहाँ पर बता देता हूँ कि इसको सिद्ध करने के लिए जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ ये रचनाएं यहाँ पर की हुई है। तो रचना में आप देखें कि ये जो E से AB पर एक लंब खींचा गया है EN, ठीक है, लंब यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। और इसी प्रकार D से AC पर एक लंब खींचा गया है जो है DM, ठीक है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यही चित्र मैंने यहाँ पर नीचे बना दिए हैं। तो जब हम इनके क्षेत्रफल लेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में। तो ये त्रिभुज आपका जो है A और यहाँ पर B और यहाँ पर हो गया नहीं सॉरी यहाँ पर ये D है, ये यहाँ पर है D, ठीक है। ये जो त्रिभुज मैंने बनाया ना ये वाला ऊपर वाला ADE है। तो ये ADE हो गया, यहाँ पर ले लेते हैं E, ठीक है। और ये जो त्रिभुज है ये वाला, ये भी ADE है, ठीक है। A और यहाँ पर हो गया D और यहाँ पर हो गया E, ठीक है। ये भी ADE है जो और ये वाला है। तो मैंने ये लंब अलग अलग दर्शाने के लिए ऐसे बनाए। तो यहाँ पर क्या रहेगा N और यहाँ पर क्या होगा M, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 अलग अलग आपको दिखाई देने लगे कि इस भुजा पर ये लंब हो गया और इस भुजा पर ये लंब हो गया। इसी प्रकार से हम जो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज बने हुए हैं ये जो DBE है इसको यहाँ से मिला है ना, B को E से मिला दिया और C को D से मिला दिया। तो इस प्रकार से जो ये त्रिभुज बना है DBE, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा D और यहाँ पर होगा B और यहाँ पर क्या होगा E, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लंब खींचा गया इस भुजा को जब आगे बढ़ाया ना, BD को आगे बढ़ाया तो ये यहाँ पर BN है,
तो इस प्रकार से ये लंब हो गया EN। और ये जो मैंने बनाया आप नीले रंग में देख रहे हैं, ये है त्रिभुज ECD, ये वाला, ठीक है, ECD ये वाला त्रिभुज। तो ये इसका लंब हो गया, यहाँ पर हो जाएगा M, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा शीर्ष होगा, D होगा, और यहाँ पर होगा E, और यहाँ पर हो गया C। तो ये बन गया ना ECD, और ये इस पर लंब हो गया, क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये यहाँ पर बड़ा कोण बना है 90 डिग्री, इसलिए इसका लंब जो है वो बाहर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर दर्शाया गया। जब हम इनकी क्षेत्रफल लेंगे तो और स्पष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये इसमें रचनाएं की है, ये भी आपको याद रखना होगा अच्छी तरह। तो आपको प्रमेय का जो कथन और उसका जो चित्र है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो कथन में एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखाखंड खींचा जाए तो वो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो खंड बनते हैं अंतःखंड AD/DB बराबर किसके होगा, AE/EC के बराबर होगा। अब प्रमेय के जो स्टेप होते हैं तो एक बार मैं यहाँ पर लिख करके आपको बताता हूँ, फिर इसको अपने सलीके से करेंगे। तो इसके जो मुख्य स्टेप होते हैं बच्चों प्रमेय के, वो सबसे पहला स्टेप होता है दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है दिया है। तो इसमें जो चीज़ दी है आपको हमने वो लिखेंगे। तो हमें इसमें दिया तो हमें सिर्फ इतना ही है कि एक त्रिभुज ABC है और इसमें DE जो BC के समांतर है, ये हमें दिया, वही हम लिख लेंगे यहाँ पर। एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, इसके स्टेप आप याद कर लीजिए। दूसरा स्टेप होता है इसका सिद्ध करना है, ठीक है, कि हमें जो सिद्ध करना है वो इसका दूसरा स्टेप होता है। ये सब चीज़ें मैं एक एक चीज़ आपको लिख करके बताऊँगा अच्छी तरह। तो हमें सिद्ध जैसे क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो AD/DB यानी AB के जो अंतःखंड है, यानी AB के जो अंतःखंड है कौन कौन से हैं, AD और DB, इनका अनुपात जो है वो किसके बराबर होगा, AC के जो खंड है ना, AE और EC के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है इसमें। और तीसरा स्टेप होता है रचना। तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी खींचना पड़े, कोई रेखाखंड लंब खींचने पड़े। तो हमने देखा है कि यहाँ पर हमने जो E से AB पर एक लंब खींचा है EN, और D से AC पर लंब खींचा है DM। एक तो ये किया, और एक B को E से मिला है और C को D से मिला, ये हम लिख देंगे, ठीक है, मैं आपको लिख के बता दूंगा। और चौथा इसका स्टेप होता है उपपत्ति, ठीक है। तो उपपत्ति का मतलब ऐसे होता है प्रमाण या प्रूफ, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रूफ, यानी जो भी आप सिद्ध करेंगे इसके पक्ष में जो भी आपके पास प्रमाण होंगे वो क्या होंगे, इसके प्रूफ होंगे। तो इन चीज़ों को अपने ढंग से लिखेंगे, सारी चीज़ों को एक एक करके, और फिर हम जो इसको सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने के बाद जो अंतिम स्टेप लास्ट में होता है तो वो होता है, वो हम लास्ट में लिखते हैं। या तो आप इति सिद्धम लिखें हिंदी में, या फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो या आप इति सिद्धम लिखें या फिर हैंस प्रूव्ड लिखें। तो ये इसकी स्टेपिंग है। मैं एक एक करके इन पदों को लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने इसके स्टेप लिख दिया, आप देख सकते हो कि दिया है। तो आपको इसमें दिया वो एक त्रिभुज है जहाँ हमने पढ़ा था कि त्रिभुज ABC दिया हो, जिसमें ये जो DE है वो BC के समांतर है, ठीक है। ये चीज़ हमें दी थी, हमें सिद्ध करना है कि ये अंतःखंड समानुपाती यानी AD/DB बराबर होगा AE/EC, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब रचना में क्या किया हमने, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि E से हमने AB पर लंब खींचा है EN, और D से AC पर लंब खींचा है DM, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और शीर्ष B को हमने किससे मिला दिया, B को मिला दिया E से, और C को मिला दिया D से, ठीक है। ये रचना होगी, ये भी हमें लिखनी पड़ेगी। अब उपपत्ति में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको ये इस प्रमेय को याद रखने के लिए यहाँ से ध्यान रखना है कि यहाँ पर AD है, तो AD आधार पर बनने वाले त्रिभुज को पहचानना है। तो AD पर आधार पर बनने वाला त्रिभुज ये ADE है, ठीक है। तो ये बन रहा है ADE, आप यहाँ पर देख रहे हो ना, जो यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। तो इसका एक क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार ये हो गया और ऊंचाई इसकी ये लंब हो गया। तो इसका एक क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू आधार हो गया AD और ऊंचाई होगी EN। तो ये इस प्रकार से त्रिभुज ADE का एक क्षेत्रफल आ गया। ये जो हमने 9th क्लास में सीखा था कि किसी भी त्रिभुज को के क्षेत्रफल को लिखने का तरीका ये होता है
कि आप ब्रैकेट के बाहर AR लिख दो और अंदर त्रिभुज का नाम लिख दो, तो इसको बोलते हैं त्रिभुज ADE का एक क्षेत्रफल, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बोलते हैं इस प्रकार। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर कि यहाँ ऊपर क्या है आपका AD और यहाँ ऊपर AE है, तब आपको पहचानना है कि AE आधार पर, इस आधार पर जो त्रिभुज बन रहा है वो ये बन रहा है, यहाँ देख रहे हैं ना आप ये वाला, तो इसका एक क्षेत्रफल क्या होगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं अपने AED। ठीक है, तो AED का एक क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार क्या होगा, इसका आधार होगा AE और ऊंचाई होगी EM। ठीक है, नहीं सॉरी DM होगी, ये यहाँ पर D है, तो इसका आधार तो हो गया आपके पास AE और ऊंचाई होगी इसकी DM। ठीक है, इस प्रकार से ये क्षेत्रफल आपके दोनों जो है वो ज्ञात हो गए। इसको समीकरण नंबर 2 डाल दो। अब आप ये देख सकते हैं कि त्रिभुज ADE का नाम हमने इस तरीके से लिखा और इसका AED, तो ये दोनों त्रिभुज समान ही है, ये दोनों त्रिभुज एक ही है। तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि ये चूंकि का चिन्ह भी लिख दिया मैंने, चूंकि भी लिख दिया, तो आप दोनों में से एक चीज लिखें। तो चूंकि त्रिभुज ADE व त्रिभुज AED एक ही है, ठीक है, ये दोनों एक ही है, इसलिए इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे तो इनके क्षेत्रफलों को बराबर ले लेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पर लेके चलता हूँ आपको। यानी आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अभी आपने रजिस्टर में नोट किया होगा, तो आप देख सकते हो कि 1/2 गुणा इसका क्षेत्रफल क्या था AD इंटू क्या था EN, और इसका क्षेत्रफल था 1/2 इंटू AE इंटू DM। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/2 दोनों में कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, कैंसिल होने के बाद बचेगा वो होगा AD गुणा EN और बराबर हो गया AE गुणा DM। तो ये परिणाम आ गया आपका तीसरा। इसको तीसरी समीकरण नाम डाल करके छोड़ दो, ये हमें बाद में काम आएगी समीकरण। ठीक है, अब हम चलेंगे जो को वहाँ पर एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको आप ध्यान रखना, हमें जो सिद्ध करना है उससे देखना है अपने को। हमें सिद्ध करना है कि AD/DB बराबर होगा AE/EC। ठीक है, तो अब हमें चाहिए DB आधार वाला एक क्षेत्रफल। तो DB आधार वाला त्रिभुज जो अपने देखते हैं कि ये बनता है यहाँ पर। तो जब हम त्रिभुज DBE को लेंगे तो हम देखते हैं कि इसका आधार ये होगा, तो इसका लंब ये होगा, क्योंकि शीर्ष से अपने जब खींचे, क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसका लंब ये होगा EN। तो इसका एक क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल अपने लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ कि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो DBE का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार क्या है इसका DB और ऊंचाई उसकी हो गई EN। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मैंने वहाँ पर चित्र बनाए भी हैं। तो इसको आप क्या करो, समीकरण नंबर 5 डाल दो इसको। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 5 रख देते हैं। इसी प्रकार से हम जो अब हमारा खंड बच गया EC। देखो पहले हमने AD लिया, फिर AE लिया, फिर DB आधार वाला त्रिभुज लिया, फिर लेना है हमें EC आधार वाला त्रिभुज। तो EC आधार पर त्रिभुज बनता है ECD। तो हम लेंगे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल। तो इसका आधार क्या बना, इसका आधार बनेगा EC। ठीक है, और इस पर लंब होगा DM। तो ये हो गया EC गुणा DM। ठीक है, तो ये समीकरण बन गई आपकी समीकरण नंबर ये 4 थी आपके पास, यहाँ पर ये बन गई 5। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों समांतर हमें दी हुई है और ये दोनों जो त्रिभुज है एक ही आधार DE पर बनते हैं और दोनों समांतर रेखाएं जो है वो
तो हमने 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी थी कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, तो इसलिए इनका एक क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुजों की DBE और ECDA के आधार और समांतर रेखाओं के बीच बनते हैं, तो इनके क्षेत्रफल भी समान होंगे। तो क्षेत्रफल इनके समान हो गए, तो अब हम इनको इनके क्षेत्रफल है उनका मान यहाँ पर इनके रख सकते हैं बराबर में। तो हम इनको रखते हैं यहाँ पर, तो इसका DBE का क्या हो गया, 1/2 इंटू क्या है DB गुणा EN, ठीक है। और इसका एक क्षेत्रफल है 1/2, यहाँ से आप देख सकते हो, गुणा EC गुणा DM, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से इनके 1/2 कट रहे हैं दोनों तरफ, तो अंत में क्या बचेगा आपके पास, DB गुणा EN और बराबर में आ गया EC गुणा DM, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समीकरण बन गई आपकी 6 नंबर समीकरण, ठीक है। तो ये यहाँ पर 5 थी और ये बन गई 6। तो अब हमें क्या करना है कि समीकरण 3 में 6 का भाग देना है और हमारा जो अभिष्ट परिणाम है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं कि समीकरण 3 में 6 का भाग देने पर, तो यानी परिणाम तीन में 6 का भाग देने पर, तो आप भाग दे दो इसमें, तो भाग देंगे आप। तो देखो ये जो 3 परिणाम है ना, पहले इसको लिखेंगे तो ये आपके पास AD गुणा EN, ठीक है, AD गुणा EN। तो देखो लेफ्ट का भाग देंगे तो ये बटे ये आएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसके बटे में क्या लिखा जाएगा, DB गुणा EN, और बराबर में देखो इसका राइट साइड ये है AE गुणा DM, और इसके बटे में लिखा जाएगा ये वाला EC गुणा DM, ठीक है, EC गुणा DM। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये EN को हम काट सकते हैं EN से, और DM को काट सकते हैं DM से। तो इस प्रकार से जब हमें परिणाम प्राप्त होगा वो होगा AD बटे DB, यानी AD बटे DB बराबर आ गया AE बटे EC। तो इस प्रकार से आप देखो कि ये अभी हमें अभीष्ट परिणाम प्राप्त हो गया। लास्ट में आप लिख सकते हैं इति सिद्धम, ठीक है। तो ये इसके सारे स्टेप पूरे हो गए। एक बार मैं आपको फिर इसको पूरा रिपीट कर देता हूँ। तो आपको जो बात याद रखनी है वो यहाँ से एक बार आप फिर गौर से सुन लें आप, वो ये कि पहले आप AD आधार पर बने त्रिभुज का एक क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर AE आधार पर बराबर ऊपर वाले दोनों का, और ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक ही है, ADE और AED, तो इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, तो ये परिणाम प्राप्त हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, DB आधार पर बने त्रिभुज DBE को लेंगे तो इसका एक क्षेत्रफल ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और फिर आप EC आधार पर बने हुए, तो ये बारी बारी से चारों लेने, पहले 2 ऊपर वाले बाद में दोनों नीचे वाले, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये परिणाम प्राप्त होगा। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज है ना, ये DBE और ECD, ये दोनों एक ही आधार इस बनते हैं और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है, तो इनके क्षेत्रफल समान होंगे। तो आपके पास ये इस प्रकार से इनको बराबर रखने पर ये परिणाम आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस ये जो परिणाम 3 प्राप्त होता है ना, इसमें आपको क्या करना है, परिणाम 6 का भाग दे देना है, यानी इसके बटे में इसको लिख देना है। तो इसे ये एक जैसे खंड कट जाएंगे और अभी इस परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रमेय को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और इस पर आधारित सवाल जो है वो लगभग बहुत सारे सवाल इस पर होंगे। तो अभी मैं इसके कुछ अनुप्रयोग आपको बताता हूँ। ये 3 प्रकार के मैंने त्रिभुज बनाए हैं, आप देख रहे हैं। तो ये तो हमने जो पहला त्रिभुज जो मैं सवाल किया था बिल्कुल वैसा ही है कि DEBC के समांतर है। लेकिन क्या होता है कि जब इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं ना, जब यूं, तो थोड़ा आपको जो है वो खंडों को देखने में मुश्किलें आती है और थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कौन किसके अंडर में आएगा। तो मैं इसका बहुत ही एक ज़ोरदार तरीका बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है कि जो ये DE दे रखा है,
तो आप पहले क्या करें, एक बटे का चिन्ह लगा लें। जैसे यहाँ पर ये बटे का जो चिन्ह होता है इसके बराबर में एक दूसरा लगा लें। ठीक है, यहाँ पर एक बटे का चिन्ह लगा लें, एक यहाँ लगा लें। अब ऊपर यहाँ पर पहले डी लिख दें और यहाँ पर लिख दें ई। ठीक है, पहले डी लिख दें और फिर लिख दें ई, और नीचे वाले में लिख दें बी और सी। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया बी और यहाँ लिख दिया सी। तो ये तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ बताऊं कि आप बराबर का निशान लगा करके इसके दोनों तरफ बटे के निशान लगा लो। अब पहले ऊपर में तो लिख दो m और इस पे लिख दो n, यानी आगे वाले दोनों ऊपर और बाद वाले दोनों नीचे, और यहाँ पर लिख दो p और यहाँ लिख दो q। ठीक है, ये तरीका। अब इसको पूरा कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर आप जो है वो बराबर का चिन्ह लगाओ और फिर इसके बटे के चिन्ह लगा करके यहाँ पर, और पहले तो लिख दो o और यहाँ लिख दो p और यहाँ लिख दो L और यहाँ लिख दो N। ठीक है, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं आसानी से। अब आपको क्या करना है कि जो अकेला शीर्ष है, जो कोना है, देखो अकेला ये है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी, इसका ये अकेला तीसरा हो गया, इसका ये हो गया क्योंकि इसके ऊपर वाला ये, और इसका कौन सा हो गया, ये वाला हो गया जो अकेला हो गया। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ऊपर ये है तो इसके आगे क्या लिख दो a, और इसके भी आगे क्या लिख दो a। समझ में आ गई बात। और इनके जो आगे है ना, यहाँ पर जो ऊपर लिखे थे, जो पहले लिखे थे वही लिख दो इनके नीचे। तो यहाँ पर db हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ec, यानी जो ऊपर लिखे हैं उनको नीचे लिख दो। तो आप चाहो तो यहाँ पर सीधा भी पूरा कर सकते हो कि जो ऊपर लिखे हैं उनको यहाँ पर नीचे लिख दो m और n। तो ये तो पूरा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया MP और ये हो गया NQ। अब ऊपर जो क्या लिखा जाएगा वो देखोगे, इसका अकेला शीर्ष कौन सा हो गया, ये हो गया अकेला, क्योंकि इनके पास तो ये है, तो ये तीसरा शीर्ष ये हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख दो R और यहाँ पर भी क्या लिख दो R, और यहाँ पर देखो इनको पहले ही क्या करो आप, ये O लिख दो और यहाँ पर लिख दो P। जो ऊपर है उनको नीचे लिख दो, और ऊपर वालों में क्या लिखना है, जो अकेला शीर्ष है ये तीसरा शीर्ष। तो यहाँ पर भी M हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा M। तो इस प्रकार से MO बटे OL, यानी ये बटे ये बराबर हो जाएगा MP बटे PN, और यहाँ पर क्या हो जाएगा RM बटे MP बराबर हो गया RN बटे NQ, और यहाँ पर हो गया AD बटे D बराबर हो गया AE बटे EC। ठीक है, इनको मिटा करके मैं एक बार फिर आपको दोबारा लिख करके बताता हूँ। तो यहाँ बच्चों मैंने इन चित्रों में नाम भी बदल दिए ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो कौन से खंड समानुपाती होंगे इनके अंदर आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले आप लगाओ बराबर का निशान। ठीक है, इसके दोनों तरफ आप क्या करो, ऐसे बटे के चिन्ह लगा लो। अब पहले क्या आपके पास M और N है, तो यहाँ पर पहले लिख दो M और बाद में लिख दो N। ठीक है, और फिर बाद में क्या आपके पास Q और R है, तो यहाँ पर लिख दो Q और यहाँ पर लिख दो R। ठीक है, अब जो ऊपर लिखे थे उनको नीचे लिख दो, तो यहाँ पर हो गया M और यहाँ पर हो गया N। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ जो इनके आगे क्या आएंगे तो वो आपको देखना है कि जो तीसरा शीर्ष बचता है इस प्रकार अकेला, जैसे इसका ये अकेला बचता है, इसका ये अकेला बचता है और ये इसका अकेला, ये आपको पता लग जाएगा क्योंकि जिसके समांतर हो जाती है वो ठीक है। बाकी तीसरा शीर्ष जो बचता है, तो यहाँ पर तीसरा शीर्ष क्या बचता है P, तो यहाँ भी आएगा P और यहाँ भी आएगा P। तो इस प्रकार से PM बटे MQ, PM बटे MQ बराबर हो गया PN बटे NR, ये बन गया ना। तो यही तरीका यहाँ लगाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और फिर ये बटे के चिन्ह लगाएंगे। फिर जो पहले LG है तो यहाँ पर लिखेंगे L, यहाँ पर लिखेंगे G, और जो बाद में उनको लिखेंगे नीचे, तो यहाँ पर लिखेंगे D और यहाँ पर लिखेंगे E। अब जो ऊपर लिखे तो उनको लिख देंगे, तो ऊपर लिखा था L तो यहाँ आएगा L, यहाँ पर आएगा G, और यहाँ पर जो क्या आएगा, अब जो अकेला शीर्ष कौन है, यहाँ पर अकेला शीर्ष F है, तो यहाँ पर भी आएगा F और यहाँ पर भी आएगा F। ठीक है, तो इस प्रकार से FL बटे LD बराबर हो गया FG बटे GE, यानी ये जो बीच में रेखा होती है इसके ऊपर नीचे वाले खंड समानुपाती होते हैं। और ये मैं आपको कहूँगा कि आप मुझे जो है वो
और इसके कौन से खंड समानुपाती होंगे ये आप मुझे ज़रूर लिख के भेजना। अपने आप सवाल जब ये प्रमेय अपनी कॉपी पर नोट करो ना, तब ये मुझे ज़रूर भेजना कि इसके कौन से खंड समानुपाती होंगे। तो इतना काम आपके लिए मैं छोड़ता हूँ यहाँ पर। तो ठीक है बच्चों, ये प्रमेय जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये मानिए कि एक ये प्रमेय है, कुछ 2 3 कुल 3 एक प्रमेय हो रहे हैं, तो इनमें से एक 6 नंबर की निश्चित रूप से आती है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह इसको लर्न करना है। ठीक है, और सभी विद्यार्थी इसको लर्न करके मुझसे शेयर करेंगे कि मैंने कर ली है। और ये चीज़ मुझे लिख करके इसके कौन से खंड समानुपाती होंगे तो मुझे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजना जरूर। ठीक है, और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए बच्चों, आप लाइक बहुत कम करते हैं। और कमेंट भी कर दीजिए, और वीडियो पूरा देखा करें, 2-3 बार देखा करें, हर चीज़ को समझने की कोशिश किया करें। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।